हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे आदिकाल का। आदिकाल के पार्ट 4 में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था 112। क्वेश्चन था, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है। इसमें हमें इनका वे बताने हैं, राइटर यानी कि लेखक बताने हैं। ये किसका कथन है। ये हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा इसका आंसर। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन इस प्रकार हैं। इसमें है ये साहित्य समाज का दर्पण है। कविता के संबंध में अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये है इसका, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है यह। इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो के द्वारा रचित है ये, है ना। अमीर खुसरो, इसमें ये वाला आंसर अमीर खुसरो इसका। तो इसमें है गोरी सोवे सेज पर, है ना। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखी थी। रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने, किसने माना है। रामकुमार वर्मा ने, है ना। रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है। तो इसमें भी आ जाएगा क्या, इसमें भी हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो हो जाएंगे इसमें भी। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है, तो ये भी अमीर खुसरो हो जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा इनकी वो व्याख्या। अमीर खुसरो, देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। लगातार परीक्षा में आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो 2 में भी आया, 1 में भी आया, 14, 17, 18 लगातार परीक्षाओं में आ रहा है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, इस वाले क्वेश्चन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए इसमें है अमीर खुसरो क्या है ये। आदिकाल के एक मात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं खालिक बारी, पहेरिया लिया, मुकरिया, दो सुखैन, गज़ल आदि हैं। ठीक है, ये अमीर खुसरो एक आदिकालीन के एक मात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखैन, गज़ल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115। विद्यापति किसके दरबारी कवि हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि हैं, बताइए। विद्यापति कीर्तिमान, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कीर्ति सिंह के
दरबारी कवि हैं। अब नेक्स्ट, हाँ, इसकी व्याख्या है, देखो इसकी व्याख्या है, विद्यापति तिरहू के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम एक पंडित हरि मिश्र था। इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कीर्तिलता है, कीर्ति पताका, शिव, सर्वस्व, सार, गंगा, वाक्यावली, भूपरिक्रमा, पुरुष, परीक्षा, पदावली मैथिली भाषा में रचित हैं तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। क्या कहा है? बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 116। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? कौन है भाई? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरहपाद है ना। इसमें सरहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश श्रेष्ठ है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्धि का कारण है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 117। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है हमारी? इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, परमाल रासो। आल्हा खंड नाम से भी जाना जाता है परमाल रासो। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। परमाल रासो के लेखक कौन है? परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। परमाल रासो के लेखक जगनिक हैं। परमाल रासो आलय उदल नाम के 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था इसे। 118 है, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, है ना। टीजीटी में आया है ये, देखो, है ना, 18 में परीक्षाओं में आया, टीजीटी पीजीटी दोनों में। ये देखो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, है ना। नेक्स्ट है हमारा 119। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के उन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। इसका किस कथन से आशय है? इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। सी ऑप्शन है इसमें। विद्यापति के पद अधिकतम
श्रृंगार के हैं। कैसे हैं? श्रृंगार के हैं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ, इसकी व्याख्या है हमारी, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्होंने चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के इस कथन का आशय है कि विद्यापति के पद आध्यात्मिक श्रृंगार के ही हैं। आध्यात्मिक श्रृंगार के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 120। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश का लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में होगा क्या? क्या होगा इसमें? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, दोहा या दूहा, है ना। पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा, है ना। दोहा या दूहा हो जाएगा इसका आंसर। इसकी व्याख्या ये है इसकी, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलन काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन ने रिक्त स्थान में दोहा या दूहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें डॉक्टर बूलर। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बूलर है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसकी व्याख्या है ये, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर बूलर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि हैं। शेष सभी पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट 122 है क्वेश्चन। गद या पद मिश्रित चंपू काव्य की प्रचलित हिंदी कृति कौन सी है? हमारे इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा राहुल वेल है। गद और पद मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? राहुल वेल है ना। इसमें गद पद मिश्रित चंपू काव्य की प्रचलित हिंदी कृति राहुल वेल हैं। हिंदी के साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के क्या है ये, हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राहुल वेल एक शिलाकृत कृति है जिसके रचयिता रोडा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया, है ना। नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें परमात्मा प्रकाश नामक
परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जोइंदू ने किया है ना, जोइंदू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्रंथ हैं और रचनाकार हैं, इनको सुमेलित करना है हमें, है ना। अब आगे चलते हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। बी ऑप्शन के अनुसार है हमारा, बी ऑप्शन के अनुसार है 1 का है हमारा 2, विसलदेव नरपति नालय, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ग्रंथों व रचनाओं को सुमेलित कीजिए, ग्रंथों व रचनाओं को सुमेलित करना है इसमें, है ना। इसमें है ग्रंथों रचनाओं को सुमेलित, विवरण, सूची और सूची। नंबर 1 है विसलदेव रासो, नरपति नालय, खालिक बारी, अमीर खुसरो, भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, दोहा कोश, सरपाद, कीर्तिलता, विद्यापति। ये है इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 124। स्थापना। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क। क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या है ये? इसमें है हमें, इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है ना। इसकी व्याख्या है इस तरह से दी गई है। ये दी गई स्थापना गलत है, एफ तर्क सही है। जनता की चित्तवृत्ति के, जनता की, ये होगा, जनता की चित्तवृत्ति के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये सही है ना। दी गई स्थापना गलत है, तर्क सही है। ठीक है। अब इस तरह से ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 125। 125 है 125 ये है। गोरखनाथ की साधना पद्धति, है ना, ये पढ़ेंगे हम। 125 है हमारा गोरखनाथ की साधना पद्धति। क्या है हमारी? गोरखनाथ की साधना पद्धति। पता नहीं क्या हो रहा है, इसे डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब। साधना पद्धति का नाम है, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ योग की साधना, हठ योग की साधना है इसमें आंसर इसका। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग की साधना है। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति। ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य तथा ठे का अर्थ चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ आरंभकर्ता माना जाता है। क्या माना जाता है? गोरखनाथ को नाथ पंथ आरंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट हमारा 126। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन है इसके? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राम सिंह है इनके रचनाकार। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं कहे जाते हैं। डॉक्टर हरि लाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल है। नेक्स्ट हमारा इसका है 1057 के लगभग माना जाता है ना। 1057 के लगभग माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 127। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ
डैश डैश, यह कथन किसकी लेखिका का है? किस लेखिका का है? किस लेखक का है यह कथन? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो का है। किस लेखक का? अमीर खुसरो का है। देखिए टीजीटी में भी आया है, एलटी में भी आया, लेक्चरार भर्ती परीक्षा में भी आया राजस्थान की। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको ध्यान से पढ़िए और याद करिए। ये है, इसकी व्याख्या है इस तरह से, देखना इसकी व्याख्या। आंसर है इसका, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। यह कथन किसका है? आदिकालीन लेखक के अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियाँ मुकरियाँ लेखनी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिकबारी, पहेलियाँ मुकरियाँ, दो सुखैन, गजल आदि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 128। नेक्स्ट है हमारा 128 क्वेश्चन। देसिल बायना सब जन मिठा, देसी भाषा किसके मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम बताइए। देसी भाषा की मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम बताइए। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति है ना, विद्यापति। कितनी परीक्षाओं में आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो। ने इसकी हमारी व्याख्या है, देसिल वायना सब जन मिठा, इसके हैं देखिए, देसिल वायना सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह की कृति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ये शैव संपादकीय कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। प्रथम दोनों रचनाएं अवहट में तथा पदावली मैथिली भाषा में रचित है। पदावली विद्यापति के प्रसिद्ध धी का आधार ग्रंथ है, ठीक है, आधार ग्रंथ है ये। नेक्स्ट है हमारा 129 है हमारा ये, शारधर पद्धति किस विद्या की रचना है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुभाषित ग्रंथ की रचना है ना। शारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह की विद्या की रचना है, विद्या की रचना। शारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। शारंगधर पद्धति के रचनाकार शारंगधर हैं। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। क्या थे ये? सूत्रकार थे। नेक्स्ट हमारा है 130 है क्वेश्चन नंबर 130। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल नाम से कौन जाने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार रिपीट हो गया ये तो सब आपको पता ही होगा, इसको तो मैं पढ़ाती चली आ रही हूँ और कितनी बार हमारा ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे छोड़ देंगे, है ना। तो ये है विद्यापति। इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, विद्यापति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यापति है। देखिए टीजीटी 2010 में भी आया है क्वेश्चन। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल भाषा के में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है और मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्नव्रत है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, कवि नक, कवि शेखर, खिलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि, है ना।
नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131 है हमारा क्वेश्चन। ये है 131। विक्रमी की 7वीं शताब्दी में से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान का है इसमें? ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है ये कथन। इसकी व्याख्या है इसमें इस तरह से, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृत भाषा हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकारक थे। उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 132 है ये। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? देखिए इसका है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन ना, 69 समय है इसमें। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लह ने पूर्ण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? इसमें हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुरानी हिंदी नाम से पुकारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? पुरानी हिंदी नाम से पुकारा। इसमें हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी को क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 है ये क्वेश्चन हमारा। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें हमें बताना है कि कौन सी रचना हमारी अपभ्रंश की नहीं है। तो देखो, पहुचर्यु भी अपभ्रंश किया, पाहुड़ दोहा भी, और भविष्यत कहा भी, ये भी है। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चित्रावली नहीं है अपभ्रंश की, है ना। चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में रचित पौम चर्यू शंभू द्वारा रचित है। पाहुड़ दोहा राम सिंह द्वारा, भविष्यत कहा धनपत द्वारा रचित है ना, द्वारा रचित है। ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में हैं। किस भाषा में है ये सभी काव्य? अपभ्रंश भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 है। विशुद्ध
चरितावली विशुद्ध 135 विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक है। कौन है लेखक? इसमें माधव प्रसाद मिश्र हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विशुद्ध चरितावली के लेखक, जीवन चरित्र के लेखक का नाम है माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन एवं वैश्वो का पारक के संपादक भी हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा संपादक भी हैं। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक एवं भाषा पांडित्यपूर्ण मुहावरेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136 है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम देखो कितनी बार मैंने रिपीट कर दिया, आपको सबको पता ही होगा। इसका सही आंसर है अबुल हसन। इनका अबुल हसन है मूल नाम। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन है। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दोहा सुखैन, दो सुखैन गजल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। हिंदी में किस कवि को राजेश की उपाधि, राजशिखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? किसको किया गया है ना? राजशिखर की उपाधि से अलंकृत किया गया हिंदी में किस कवि को? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है विद्यापति। ठीक है, विद्यापति है इसका आंसर। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशिखर की उपाधि से अलंकृत किया गया। विद्यापति तिरहू के राजा शिव सिंह एवं कृति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। विद्यापति को जातीय कवि कहा। अब है हमारा हर प्रसाद शास्त्री ने क्या कहा भाई? देखो, हर प्रसाद शास्त्री ने उन्हें पंचदेवोपासक स्वीकार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता, नागिन की लहर कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धांत वाक्य कवि कहा। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अभिनव जयदेव, कवि शिखर, कवि कंठहार, नव कवि शिखर, खेलन कवि, दशावधान और दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130। मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है ना। ये रहा विद्यापति को, ये रहा दशानन, पंचानन, मैथिल कोकिल नाम से जाना। 138 क्वेश्चन है हमारा। इसमें कीर्तिलता की रचनाकार बताइए। कीर्तिलता जो है इनकी रचना किसकी रचना है? ये कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विद्यापति हैं। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। यह रचना भृंग संवाद के रूप में हुई। विद्यापति तिरहू के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं शिव से संसार संवाद है। ठीक है। संगंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगणी, भूपरिक्रमा, है ना, भूपरिक्रमा, दानन वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गायपत्यालता,
वर्णकृति संस्कृत भाषा में, कृतिलता कीर्ति पताका अवध भाषा में और पदावली गोरक्षक विजय नाटक मैथिली भाषा के रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए? ये हमें सबको पता है, हमने कितनी बार रिपीट कर दिया है ना। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें है ये अमीर खुसरो अपनी पहेली और मुकरियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ये है ना, जाने जाते हैं। इसमें अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो क्या कहे जाते हैं? आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खल इकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखैन, गजल आदि हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ये 140 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहा। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। क्या रहा उपेक्षित आदिकाल के साहित्य में? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्र चेतना का उपेक्षित रहा, है ना। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा राष्ट्रीय चेतना, है ना। ये है इसका ऑप्शन। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी क्या? इसमें है सी ऑप्शन, डिंगल पिंगल भाषा थी। आदिकाल के प्रधान काव्यों की भाषा क्या थी? डिंगल एंड पिंगल भाषा थी। ठीक है, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। सी ऑप्शन हमारा सही होगा इसका, डिंगल पिंगल। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल, मिश्रित भाषा डिंगल भाषा, राजस्थानी अपभ्रंश पिंगल राजस्थानी ब्रज भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142। पुस्तक जल्लड़ हत दे चली गज्जन नृप काज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? यह पंक्ति हमारे किस से संबंधित है हमारी? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा? सी ऑप्शन, है ना, चंद्र बरदाई हमारा सही हो जाएगा। देखिए पीजीटी और टीजीटी दोनों में आया हुआ है। कितना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको। इसकी व्याख्या है इस तरह से, यूपी पीजीटी में भी आया 2013 में क्वेश्चन ये। इसकी व्याख्या, पुस्तक जल्लड़ हत दे चली गज्जल जन नृपकाज, यह पंक्ति चंद्र बरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो में सन 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद रूप से रचित माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना, पृथ्वीराज रासो को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में है राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है ना। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, क्या है ये भैया, 43। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें हमारा सुमेलित जो नहीं है वो बताना है ना। देखो, भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, ये सही है। रेवतीगिरी रास विजय सेन सूरी, ये सही है। चंदन बाला रास आसयुग, ये भी सही है ना, ये भी सही है।
बस ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें, शालिभद्र सूरी और जिनदत्त स्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी। ये इसका ये सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका नेक्स्ट है, हाँ इसकी देखिए, इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है इसकी, स्थूल भद्ररास जिनदत्त सूरी रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। यह रचना अधिकालीन है। इनका सही सुमेलन है भारतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी, रेवतीगिरी रास है विजय सेन सूरी, स्थूली भद्र रास है जिनधर्म सूरी, और चंदन बाला रास है आसुगु। नेक्स्ट है हमारा उपदेश रसायन रास है उपदेश रसायन रास, क्या है इसमें, उपदेश रसायन रास है जिनदत्त सूरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 144 रणमल्ल छंद। रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीधर है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पीजीटी में भी आया है ये क्वेश्चन, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। लेक्चरार भर्ती में राजस्थान में भी आया 2014 में, 17 में, 19 में, कितने में, 17, हाँ 19, 14, 13, कितनी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या है, व्याख्या पढ़ेंगे हम इसकी। रणमल्ला छंद के रचयिता श्रीधर पाटधर हैं। यह 70 छंद में है। कितने छंदों में है? 70 छंदों में है। लिखित वीर गीत है। क्या है ये? वीर गीत है। भटकेदार जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका और जोइंदु में परमात्म प्रकाश योगसार 2 पुस्तकों की रचना की है। नेक्स्ट है हमारा 145 है ये। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं बताइए। इसमें है हमारा डी ऑप्शन, सोमेश्वर। इनके पिता हैं पृथ्वीराज रासो के, है ना। पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज के पिता रासो में पृथ्वीराज के पिता हैं सोमेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146 प्राकृत भाषा हिंदी के से आशय है। प्राकृतिक हिंदी भाषा से आशय क्या है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा है ना, अपभ्रंश भाषा। नेक्स्ट, हाँ इसकी व्याख्या इस तरह से है, व्याख्या दे रखी है इस तरह से इसकी। प्राकृतक भाष हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्राकृत भाष हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी से होने लगा था। प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध है, हिंदी बद्ध है, बस कुछ बद्ध हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जटमल द्वारा रचित है ना। किसके द्वारा रचित है? जटमल द्वारा। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो 9वीं सदी की है ना। किसकी है? 9वीं सदी की है। इसमें 9वीं सदी की है। नरपति नालकृत विशलदेव रासो 13वीं सदी के लेखक हैं। जल्लड़ चंद्रबरदाई के पुत्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148 नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है?
नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसमें ए ऑप्शन है 9, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट, हाँ इसकी व्याख्या। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और गौर सिद्धांत संग्रह ने नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नंबर 1 है नागार्जुन, नंबर 2 है जड़ भरत, नंबर 3 है हरिश्चंद्र, नंबर 4 है सत्यनाथ, नंबर 5 है भीमनाथ, 6 है गोरक्षकनाथ चरपट जलधर, 8वां 9वां है मलयार्जुन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149। सिद्धों के में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं सरहपा, है ना। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसकी व्याख्या सरहपा की। सरहपा सिद्धों के सबसे पुराने क्या माने जाते हैं? सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादक प्रबोध चंद्र बागीची ने किया। संपादक किसने किया? प्रबोध चंद्र बागीची ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। खुमान रासों के रचनाकार कौन है? रचयिता खुमान रासों के रचयिता कौन है भाई? इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही, दलपति विजय। खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनिक ने परमाल रासों की लिखा, जिसे आलेखन नाम से भी जाना जाता है। नरपरिणालय ने विसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की। या चंद्रबरदाई के नाम से चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की को लिखा, है ना। नेक्स्ट है 151 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है ना। निम्न में से विद्यापति की कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से विद्यापति की जो नहीं है वह बतानी है। यानी कीर्तिलता, कीर्तिलता, पदावली, ये सब हैं विद्यापति जी की। और डी ऑप्शन जो दे रखा है जयमयंक जस चंद्रिका, ये नहीं है इनकी, है ना। टीजीटी में आया, नवोदय NVS में, नवोदय विद्यालय में आया है शायद ही। NVS परीक्षा में आया है TGT 2019 में। जयमयंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्तिलता, कीर्तिपताका एवं पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली के आदिकालीन कवि कौन हैं? विद्यापति के प्रसिद्ध आधार का ग्रंथ है, सिद्धि का आधार ग्रंथ है विद्यापति, है ना। ये हमारा आज का था पार्ट 5। अब आदिकाल का पार्ट 5 हो गया। हमारे 150 क्वेश्चन हो गए, इसमें 51 क्वेश्चन हो गए हमारे इसमें पार्ट 5 में। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 152 से आदिकालीन पार्ट 6 है इसका पार्ट, है ना। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ममता स्टडी विद ममता मैम। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।